सुन ले बेटा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने और सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का तिरंगा यात्रा अभियान जारी है। मध्य प्रदेश के शहरों में निकल रही इन यात्राओं में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और अपने देश प्रेम के जज्बे को प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इन यात्राओं में शामिल होकर लोगों का जोश बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि भारत अब आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो चुपचाप सह ले। ये नया भारत है जो छेड़ेगा उसे छोड़ेगा नहीं। बीजेपी जनता को बताएगी ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां। सैन्य कार्यवाही की जानकारी जनता तक पहुंचाएगी बीजेपी। 15 मई से 25 मई तक तिरंगा यात्रा का आयोजन। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की मजबूती बताएगी भाजपा। प्रदेश कार्यालय भोपाल में आयोजित की गई संगठनात्मक बैठक। दुनिया ने देखी हमारी हथियार शक्ति, सीएम डॉक्टर मोहन। ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश की सामूहिक शक्ति का परिणाम। तीनों सेनाओं ने मिलकर 4 दिन के अंदर धूल चटाने का काम किसी ने किया है, हमारी सेनाओं ने किया। लगातार तिरंगा यात्राओं के माध्यम से दुनिया में संदेश जा रहा है। जहां एक ओर बीजेपी तिरंगा यात्रा को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही का प्रतीक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस यात्रा के उद्देश्य पर पारदर्शिता की मांग कर रही है। भारत की सेनाओं ने घर में घुस के जवाब दिया और पूरी दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा। ऐसे में देश के तमाम सामाजिक संगठन देश भर में तिरंगा यात्रा निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उन तिरंगा यात्राओं में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। सरकार कह रही है कि सरकार ने युद्ध खत्म नहीं किया है, स्थगित किया है। जब युद्ध स्थगित किया है तो काहे की यात्रा निकाल रही बीजेपी? अभी तो युद्ध स्थगित हुआ है, खत्म तो हुआ नहीं है। तो ये समझाना चाहिए बीजेपी को कि काहे की यात्रा निकाल रही बीजेपी। देशभक्ति, झंडा और जनसंवाद, जब राजनीति इन तीनों को एक मंच पर लाती है तो उसका असर गहराई तक दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा इसी प्रभावशाली मेल का एक हालिया उदाहरण है। तिरंगा यात्रा एक ऐसा आईना है जिसमें राष्ट्र प्रेम, राजनीति और प्रचार तीनों का मिश्रण दिखाई दे रहा है। ये यात्रा न केवल भाजपा की रणनीति का हिस्सा है, बल्कि जनता की भावनाओं से जुड़ने का सशक्त माध्यम भी है। अब ये देश के नागरिकों पर निर्भर करता है कि वे इस यात्रा को सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन मानेंगे या इसे राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले प्रयास के रूप में देखेंगे। लेकिन भाजपा यदि इसे जनभावना से जोड़ने में सफल होती है तो ये भविष्य में बड़े राजनीतिक लाभ का आधार भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इन यात्राओं के माध्यम से सेना के शौर्य और पराक्रम के बारे में लोगों को बताएगी। आज एजेंडा में चर्चा का विषय यही है और ये हमने सबने देखा। ऑपरेशन सिंदूर का 100% सक्सेस रेट ये दुनिया ने देखा। तो निश्चित तौर पर यह बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए और इन तिरंगा यात्राओं में जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरीके की देशभक्ति की भावना देखने को मिल रही है, वह अद्भुत है। वंदे मातरम, भारत माता की जय के साथ लोग तिरंगा हाथ में लिए पूरे उत्साह और उमंग के साथ इन यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। अब यात्रा बीजेपी निकाले और विपक्ष शांत बैठे, ये भी नहीं हो सकता। तो विपक्ष ने सवाल तो उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सवाल जवाब के इतर ये देश प्रेम का मामला है, ये देशभक्ति का मामला है, राष्ट्र के प्रति अपने सेवा का मामला है। तो निश्चित तौर पर इन यात्राओं में सभी की भागीदारी करनी चाहिए। चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट पर।
ऑपरेशन सिंदूर का संदेश देने में कितनी सफल तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा से जनता को कितना जोड़ पा रही भाजपा। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर क्यों उठ रहे सवाल। कांग्रेस तिरंगा यात्रा को क्यों बता रही नकल। तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले हमारे मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हैं ब्रज गोपाल लोहिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तावरे जी और वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रमेश शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत ब्रज गोपाल जी आप ही से करते हैं, इनिशिएटिव आप ही ने लिया है। निश्चित तौर पर मतलब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं, और भारत की सेना का शौर्य पराक्रम दुनिया ने देखा। दुनिया भारत के शौर्य और पराक्रम का लोहा मानती है, और ऑपरेशन सिंदूर ने तो गजब कर दिया। मतलब 100% सक्सेसफुल रेट आज तक किसी सेना का नहीं रहा, और भारत ने ये करके दिखाया। इससे पाकिस्तान तो छोड़िए, दुनिया अचंभित है। खासतौर पर अमेरिका और चाइना जैसे मुल्क भी इस बात को लेकर हैरान है कि बिना नो सिंगल कैजुअलिटी के इतना सक्सेस रेट भारत की सेना ने दिया है। अब निश्चित तौर पर आप एक काम तिरंगा यात्रा के जरिए बड़ा संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक तो ये तिरंगा यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, और क्या वास्तव में इन यात्राओं से आप वो जो मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हैं लोगों तक, क्या वो कन्वे कर पा रहे हैं। देखिए योगी राज जी, मैं बड़ा एक बात आपको स्पष्ट कहूं, इस देश में एक और बड़ा युद्ध हुआ था 1971 में, उसके पूर्व हुआ था 1962। 1962 के युद्ध के बाद इस देश के एक महान कवि रहे प्रदीप, वो प्रदीप जी ने एक गीत लिखा जिसे लता मंगेशकर जी ने जवाहरलाल नेहरू जी के समक्ष गाया। उसमें से 2 लाइन जरूर उद्धृत करना चाहूंगा कि जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। ये ना लिखना पड़े किसी प्रदीप को, इसलिए ये तिरंगा यात्रा है कि फिर किसी कवि को ये ना लिखना पड़े कि हम बैठे थे घरों में। नहीं, हम भी आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर आपके साथ खड़े थे। ये केवल भाव है, ये छोटा सा जज्बात होता है, ये सेंटीमेंट है जिसे हम सेना तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये जो विजय है ये भारत के इरादों की विजय है। ये जो विजय है ये सेना की सक्षमता की विजय है। और सेना के जो अन्य संगठन है, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे इसरो हो, और अन्य बहुत सारी कंपनियां जो इसके साथ जुड़ी हैं, उन सबकी विजय है। ये जो 100% स्ट्राइक रेट दुनिया ने देखा है, जो कभी अमेरिका या रशिया कभी अचीव नहीं कर सका, कि हम किस तरह दुश्मन के पूरे जो सुरक्षा इंतजाम है उन्हें भी तोड़ सकते हैं, और जो उसके हमला करने के लिए जो स्थान है उन्हें भी जाकर भेज सकते हैं बिना अपना किसी नुकसान के। तो ये पूरी दुनिया ने देखा है, और इस दुनिया ने ये भी देखा है कि देखिए दुनिया में सबसे सक्षम F-16, दुनिया में आधुनिक रडार सिस्टम HQ-9 चीन का, और दुनिया के सबसे आधुनिक ड्रोन जिससे रशिया भी परेशान है वो जो टर्की के ड्रोन थे, इसके बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने एक भी नुकसान भारत को नहीं होने दिया। ये उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए है, ये उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए है। और एक बात और कहता हूं, जो आपने अभी अपनी रिपोर्ट्स में कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी को ऐतराज होना भी चाहिए, किसी भारतवासी को इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए। और जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम कर रही है, देखिए हम एक बात बड़ा स्पष्ट कर दें इसमें कि ये देशवासियों की भावना का प्रकटीकरण है। ये भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं है, इसमें समाज के सभी वर्ग हैं। समाज में मुस्लिम त्योहार कमेटी, हिंदू उत्सव समितियां, और स्थानीय आप देखेंगे जय गुरुदेव सत्संग मंडल, ब्रह्म कुमारी, इसमें कौन नहीं है, इसमें सब कुछ शामिल है, समाज के सभी वर्ग शामिल है। और हमने तो जिस दिन कांग्रेस की यात्रा निकली थी उस दिन भी हम कह रहे हैं कांग्रेस को भी निकालना चाहिए। आज उनके एक विधायक हैं भोपाल में, उनने अपने घर कार्यक्रम रखा है, वो भी बड़ी अच्छी बात है। परंतु अगर वो उसके साथ साथ वो भी अगर वंदे मातरम का गान कर लेते तो हम मानते कि और श्रेष्ठ काम हो रहा है। तो इस तरह के जो भी काम होते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि इन्हें राजनीतिक नजरिए से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल लोहिया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि सैनिकों ने जो जज्बे का मुजाहरा किया,
सेना ने जो 100% सक्सेस रेट दिया, मैं अभी तो नहीं पूछूंगा, लेकिन अगले दौर की चर्चा में ये ज़रूर आपसे पूछूंगा कि आपकी पार्टी के कुछ लोग इस यात्रा को लेकर ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले जाना चाहूँगा अमित जी के पास। अमित जी, एक बात तो यह तय है कि निश्चित तौर पर ये ना तो भाजपा का कोई कार्यक्रम है, ये हो सकता है पार्टी अपने स्तर पर लॉन्च करे, लेकिन सेना के मामले में, देश के मामले में तो हम सबको एक सॉलिडेरिटी की ज़रूरत है, एक एकता की ज़रूरत है। और इस यात्रा में मेरे ख्याल से यदि सारे लोग शरीक हों तो ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी। क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो आपको नई पारी की बधाई, और इतना महत्वपूर्ण मुद्दा आज मैं आपके साथ चर्चा में हूं तो ये बहुत ही एक अच्छी सकारात्मक बात है। और मुझे लगता है कि योगीराज जी, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें कोई वाद विवाद जैसी या कोई विरोधाभासी जैसी स्थिति नहीं होती है। मुझे लगता है हम चारों लोग यहाँ पैनल में बैठे हुए हैं और चारों की एक ही भावना है, देशभक्ति। बात दरअसल ये है कि सबको हक है। कांग्रेस ने पहले निकाली, भारतीय जनता पार्टी ने बाद में निकाली। उस रैली में भी इसी देश के लोग थे, इस रैली में भी इसी देश के लोग थे। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वंदे मातरम बोलते तो और अच्छा लगता, तो इस देश की जनता को और सेना को बहुत अच्छा लगता कि ये कोर्ट की भाषा बोल रहा हूँ मैं, अपनी भाषा नहीं बोल रहा, कि एक गटर छाप मंत्री को यदि ये लोग इस्तीफा दिलवा देते या निकाल के बाहर कर देते या जेल के अंदर डाल देते, हमको फिर भी बचना तो चाहिए। हमें नहीं क्यों बचना चाहिए? कोर्ट की भाषा है, कोर्ट की भाषा है, कोर्ट गलत थोड़ी बोलेगा। नहीं, निश्चित तौर पर नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं पूरे देश में ये भाषा है। भाई कोर्ट, जो जज बैठे हुए हैं वो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, ये तो सोचना चाहिए था उस मंत्री को बोलने से पहले। तो हम क्यों बचें इस चीज से? तो यदि ये कर देते तो बहुत अच्छी बात होती। यदि ये कर देते उस मंत्री के खिलाफ, तो आज जो कल परसों हुआ है, उप मुख्यमंत्री फिर से जो उन्होंने कहा है कि सेना जो है वो किसके आगे पूरी चरणों में बैठी हुई है, ये बात फिर से न निकलती। तो हमें ये लगता है कि यदि वास्तव में आप सेना का सम्मान चाहते हैं, वास्तव में आप देश का सम्मान चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी बात यह है 100% स्ट्राइक रेट की जो बात हो रही है, कि जैसा कि आपने भी कहा कि इससे पहले सेना नहीं निकाला। देखिए, सेना के जवान हमारे लिए उनके जैसा कोई कीमती नहीं है। चाहे वो इंदिरा जी के ज़माने में युद्ध हुआ हो, चाहे अभी युद्ध हुआ हो, वो जो काम करते हैं इस देश का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उस वक्त की तो बात है कि वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, इसमें कोई विवाद नहीं है। 90,000 सैनिकों को हथियार और घुटनों के बल पर बिठाया था, उनके कपड़े तक उतार लिए गए थे, पैंट उतार के वो लोग बैठे हुए थे। हम तो जब नहीं थे, शायद आप लोग रहे होंगे। ये भी एक गौरवान्वित इतिहास है। तो जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए तो वो भी एक विजय का पल था, ये भी एक विजय का पल है। लेकिन इसमें बात यह है कि मुझे लगता है कि सेना इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जोश में थी, और मुझे लगता है यदि ये नहीं रुकता या नहीं रोका गया होता तो इसके बहुत और अच्छे परिणाम आ सकते थे, मुझे लगता है। क्योंकि हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना में इसको मानता हूं, और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसे सेना के जवानों के रहते हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जो है वो पूरी तरीके सुरक्षित है। और ये जो आज और पिछले कई दिनों से जो देश में देशभक्ति का जो एक सुरूर चल रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो एक लय में सभी लोग देशभक्ति की ओर जाते दिख रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सुखद पल है। लेकिन फिर एक बार कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दुखद बात यह है कि उसी मध्य प्रदेश के भोपाल में हम बैठकर ये बातें कर रहे हैं, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी कर रहे हैं। ऐसी बातों से बचना चाहिए। हालांकि मैं कोशिश मेरी ये थी, आज के देश प्रेम का मामला है तो कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, लेकिन ठीक है, आपके मन की मुराद भी पूरी होगी, जैसा कि आपने भावना व्यक्त की। शायद क्योंकि ये ऑपरेशन अभी सर इतना बड़ा मैटर है, मुझसे रहा नहीं गया सर। वो मंत्री है, मतलब संवैधानिक उन्होंने शपथ ली है, और दुर्भाग्य की बात ये मतलब एक गैर राजनीतिक बात मैं आपकी उस बात पे कह रहा हूं कि आपने कहा ना कि नाते, एक भारतवासी होने के नाते मुझे बहुत, उस पर भी आएंगे, लोहे जी से जवाब ले लेंगे। लेकिन मैं आज इस बात पे आपसे बात कर रहा था, चूंकि आपने कहा कि यदि ये ऑपरेशन और चलता तो शायद हमारी सीना और गर्भ से छोड़ा जाता। लेकिन हमको अमेरिका के दबाव में नहीं आना था। अभी कह दिया था अमेरिका, आपको जो करना है सो करे। अभी ऑपरेशन पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अभी ऑपरेशन स्थगित हुआ है, अब ये प्रोबेशन पीरियड पे है पाकिस्तान, तो आपके मन की मुराद बहुत जल्दी पूरी होगी। सर,
शर्मा जी, चूँकि आपने तो बड़ा पूरा परिदृश्य उस समय का भी देखा, कांग्रेस के समय में भी जो पाकिस्तान को धूल चटाई, और आपका एक बड़ा बृहद अध्ययन है, बड़ा व्यापक अनुभव है, और हम ये चाहते हैं कि आप उन पलों को जो देश के सेना के साथ साथ देश के आम नागरिकों को गर्व से भर दें, उनका ज़रूर आप जिक्र करें, और पूरे सीनेरियो को आप कैसे देखते हैं इस तिरंगा यात्रा को लेकर? देखिए, मोटे तौर पर तिरंगा यात्रा जो निकल रही है निश्चित रूप से निकलना चाहिए, और ये तिरंगा यात्रा पहली बार नहीं निकल रही है। जब भी देश युद्ध हुआ है, सीमा पर तनाव बढ़ा है, ऐसी तिरंगा यात्राएं निकली हैं। चीन का जब युद्ध चल रहा था, मैं विद्यालय में पढ़ता था, तो बच्चों की तिरंगा यात्रा निकाली और हमने नारे लगाए, एक चवन्नी जेल तेल में वो चाउ एन लाई जेल में। मुझे आज तक वो याद है, उस समय चाउ एन लाई था चीन का। तो कुल मिलाकर के तिरंगा यात्रा बिल्कुल ठीक निकल रही है, और न केवल इसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए बल्कि इसको राष्ट्रीय संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस बार की एक बहुत विशेष उपलब्धि है। आप अगर देखें, हमने दो प्रकार से सफलता पाई है। एक, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन हमले किए, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इतना तगड़ा था कि उसने कितने 150 जितने भी ड्रोन हमले किए, उसमें एक भी सक्सेस नहीं हुआ, हमने सबको रास्ते में गिराया, एक बात हुई। फिर दूसरा, हमने टारगेट उसके स्थानों पर किया, और वो टारगेट हमारा वो भी 100% सफल रहा। ये पहला ऐसा मौका है। और वो टारगेट कितना सफल रहा होगा कि पाकिस्तान का आतंकवादी जिसके परिवार के 14 लोग मर गए, वो पाकिस्तान ने 14 करोड़ दिए हैं उसको, वो जो और उसने कहा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। तो हमारा टारगेट जो है ये सफल रहा। तो दोनों दृष्टि से हमारी जो सफलता मिली है ये बहुत अद्भुत है, और इसकी प्रशंसा की ही जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि ये तिरंगा यात्राएं केवल उत्सव तक सीमित ना रहें, समाज को जागृत होने के लिए कहें। अब हम 1971 के लिए बहुत आनंदित रहते हैं, निश्चित रूप से पाकिस्तान टूटा, लेकिन 1971 का जितना नुकसान भारत को हुआ उतना कभी नहीं हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान दुर्योधन की मानसिकता का व्यक्ति है। दुर्योधन हाथ पैर टूट गए थे, मरणासन में पड़ा हुआ था, तब भी उसने कहा कि मुझे पांडवों के सिर चाहिए, तब तक अकल नहीं आई थी। आप पाकिस्तान की रणनीति देखिए 1971 के बाद, उसको लगा कि हम सीधे युद्ध में नहीं जीत सकते, उसने भारत में आतंकवाद बढ़ाया। ये आतंकवाद दोहरा बढ़ाया, खालिस्तान वाला आतंकवाद भी बढ़ा और कश्मीर वाला आतंकवाद भी बढ़ा। 71 से पहले आतंकवाद नहीं था। इसके अलावा आप मुझे बताइए, बांग्लादेश के युद्ध में हम आनंदित इस पर हैं कि पाकिस्तान टूट गया, लेकिन नुकसान पाकिस्तान को तो हुआ ही नहीं, नुकसान तो हमको हुआ। करोड़ों तो शरणार्थी लौट करके नहीं गए, और उसके बाद वो रास्ता खुला तो आज तक वो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, उन्होंने 9 राज्यों को डेमोग्राफी बदल दी है। तो हमको कहीं ना कहीं इसमें सतर्क होना है। और ये पाकिस्तान की रणनीति थी कि जिस बांग्लादेश के लिए हमारे जवानों ने प्राण दिए, वो बांग्लादेश आज पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के हमको जन सामान्य को सतर्क भी होना है कि भविष्य में पाकिस्तान कोई नया षड्यंत्र करेगा, उस नए षड्यंत्र पर समाज जागरूक रहे, और उनको कोई नया व्यक्ति, अनजान व्यक्ति दिखे तो उसको बिल्कुल उस पर सतर्क रहें। समाज को इसमें एकजुटता की बहुत ज़रूरत है। बहुत बेहतर संदेश आपने दिया है शर्मा जी, और ये निश्चित तौर पर यह बात सही है कि ये लगातार अटैक करने की ज़रूरत है। केवल इतने पर ही शांत नहीं हो जाना, या केवल इतने पर ही जैसे आपने कहा आनंदित होने की वाली बात नहीं है, क्योंकि दुश्मन लगातार षड्यंत्र कर रहा है। ये आपने बिल्कुल सही बात की कि उसके दिमाग में रोज़ वो चल रहा है कि मैं कैसे आतंक फैलाऊं, मैं कैसे डिस्टर्बेंस करूं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि रोजाना इस तरीके की टारगेट किलिंग की आवश्यकता है आतंक के खिलाफ। ब्रजगोपाल जी, जो सवाल मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि निश्चित तौर पर ये गर्व का क्षण है पूरे देश के लिए, और तिरंगा जब हाथ में होता है तो फिर रोम रोम खड़ा हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर तो देश पर बलिदान देने का मन ही करता है। और कल्पना कीजिए, देश पे डटे वो जवान, हम तो केवल बात करते हैं या बैठ के स्टूडियो में बैठकर, लेकिन सोचो आप, वो सनसनाती हुई जब मिसाइल निकलती है, वो ड्रोन अटैक ऊपर से होते हैं, वो सिंहनाद करते जब विमान जाते हैं तो उनकी गर्जना से कान फूट जाते हैं। ऐसे माहौल में वो जज्बा बनाए रखना और दुश्मन को टारगेट करके किल कर देना पूरा, ये बहुत साहस का काम है। ये हर किसी का काम नहीं है। मैं तो इन सैनिकों को ऊपर ईश्वर के द्वारा भेजे गए देवदूत मानता हूँ। मैं एक बात मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, पर यात्रा के पहले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके के बयान मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं ने दिए, उसको लेकर निश्चित तौर पर
पार्टी की भी किरकिरी हुई और मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे अवसर पर कम से कम थोड़ा संयम का परिचय देते तो थोड़ा बेहतर होता है? क्योंकि एक जो बॉल आपके पाले में आ रही थी वो छिटकती प्रतीत हो रही। देखिए योगीराज जी, ये बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि जो भी राजनीतिक नेतृत्व है और खास तौर से जो सत्ताधारी दल है और जो लोग सरकार में हैं, उन्हें बहुत संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और इस बात से कोई असहमत नहीं है। खास तौर से देश की सेनाओं के बारे में, और सेनाओं के बारे में जो आप कह रहे थे, तो मैंने बचपन में ये जाना कहीं पढ़ के कि हमारी शरीर की नसों में रक्त का प्रवाह जब तक है जब तक सेना का जवान अपना रक्त सीमा पर बहा रहा है। तो निश्चित है उस शौर्य को कलंकित करने का अधिकार किसी को नहीं हो सकता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो चाहे कांग्रेस पार्टी का नेता हो। और हम तो फिर जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आज आपके प्रश्न के उत्तर में कह रहा हूं कि जो विजय शाह जी ने कहा है, पार्टी ना तो उसका समर्थन करती, वो बयान देने लायक नहीं है। और समर्थन क्या, हमने तो उस बयान की निंदा भी की है और उन्हें फटकार भी लगी है। मगर अब उस विषय को, अगर मैं सब जुडिशियो विषय है उसको चर्चा करना मैं समझता हूं गलत होगा। मैं एक बात और आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि देखिए, नए भारत की तस्वीर है। जब जब भारत एक युद्ध के बाद अगले युद्ध में गया है, उसने अपने को परिवर्तित किया है। मगर अभी हमारे मित्र कह रहे थे, अमित तावरे साहब, मैं कोई कमेंट राजनीतिक नहीं करना चाहता, मगर तावरे साहब ये समझना पड़ेगा, इन यात्राओं से इन पर सरकार पर भी बहुत प्रभाव होता है। 1999 के कारगिल युद्ध के पहले शहीदों के शव घर तक लाने के, सैनिकों के शव लाने की कोई परंपरा नहीं थी। माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में वो प्रारंभ हुई। ये कैसे होता है? जब जनता का जागरण सड़कों पर दिखाई देता है तो सरकार, हमारी सरकार उसको भी संवेदनशीलता से लेगी और लेना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि आज जो देश का वातावरण है, आज जो विदेशों में प्रतिनिधि मंडल जा रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल है उसका नेतृत्व कांग्रेस के सम्मानीय सांसद शशि थरूर जी कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। असदुद्दीन ओवैसी उसमें शामिल है, सलमान खुर्शीद उसमें शामिल है। तो ये इस समय जो हो रहा है वो देश कर रहा है, ये देश का एक्ट है। हाँ, उसकी प्रतिनिधि मात्र सरकार है और सरकार आज इत्तेफाक भारतीय जनता पार्टी की है, मगर ये एक्ट देश का है और इस एक्ट को हर कोई बहुत गंभीरता से ले और देखे और ये माने कि जनता हमेशा आपके कार्यों का मूल्यांकन करती रहती है। ये जो तिरंगा यात्रा में जन समुद्र दिखाई दे रहा है, ये सरकार के और सेना के दोनों के कामों का मूल्यांकन है। बिल्कुल, निरंतर प्रक्रिया का नहीं, बिल्कुल ब्रजगोपाल जी, आप बिल्कुल बेहतर आपने बात की, इत्तेफाक भी हम रखते हैं। एक सवाल मैं अमित जी आपसे ये जरूर ले लेता हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसमें तो आपको भी दो राय नहीं कि साहब सेना ने जो शौर्य का, जो पराक्रम का प्रदर्शन किया और दुश्मन के घर में घुस के मार की। लेकिन चर्चा आपकी तरफ से क्या हो रही है कि साहब हमें देश की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप से मिल रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अवसर पर क्या ऐसी बात करना चाहिए? देखिए, बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पहले मैं उस बात का जवाब दूं। मुझे तो ये लग रहा था कि जो आपने मुद्दा उठाया, संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपसे और शर्मा जी से भी उम्मीद कर रहा था कि आप लोग भी ये पूछेंगे कि संयम तो ठीक है, क्या ऐसे मंत्री को पद पे बना रहना चाहिए, क्या उसको बर्खास्त नहीं करना चाहिए, ऐसी उसकी क्या योग्यता है कि इतनी बड़ी बात बोलने के बाद भी, जिसमें पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को पद पे क्यों रहना चाहिए? अरे मैं कह रहा हूं, ये तो इनकी कथनी करनी में अंतर है। इतने बड़े विषय के बाद इनको ये कहना चाहिए कि जब तक न्यायालय से कोई आदेश नहीं आएगा तब तक वो हम उनको इस्तीफा देने को बोल रहे हैं या उनको बर्खास्त कर रहे हैं। यदि न्यायालय से कोई इनके फेवर में आदेश आ जाए तो आप वापस उनको मंत्री बना दीजिए। ये किस तरीके की बात है विजय शाह जी की? ये लगातार इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश का सर जो है शर्म से झुका विजय शाह के कारण। अमित जी, मैं एक बात आपकी बात आ गई, एक बात जरूर है, आपने उनको बीच में नहीं टोक। अच्छा बताइए आप। हाँ, नहीं, मैं चूंकि ये देश प्रेम का एक जज्बे का मामला है, ये बात सही है, आपका सवाल वाजिब है और इससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन सुनो, लेकिन मेरा जो है वो योगेश जी के सम्मान की नहीं हो रही, शर्मा जी की नहीं हो रही, लोया साहब की नहीं हो रही, मेरी नहीं हो रही। ये सेना की उस बेटी के फेवर की बात हो रही है जिसके लिए गटर छाप मंत्री ने जो भाषा का प्रयोग किया है, उनको हटना चाहिए। ये बात सेना के सम्मान की बात हो रही है, ये किसी व्यक्तिगत बिल्कुल आपकी बात का कोई विरोध
हाँ बताइए। हाँ अमित जी, मैं कह रहा हूँ चूंकि उन्होंने इस बात पे कह दिया है कि मामला चूंकि कोर्ट में विचाराधीन है, जो आएगा हम फैसला करेंगे। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो जिस तरीके की बात आती है कि साहब हमें ट्रंप हमें सूचना दे रहा, सीज फायर की एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, और जो तरह तरह की जो बातें आपकी तरफ से की गई, वो क्या इस अवसर पर उचित थी क्या? बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि मुझे शर्मा जी के पास भी जाना है। निश्चित तौर पर उचित थी। देखिए, जब से ये मामला स्टार्ट हुआ, देश की 140 करोड़ से ज्यादा जनता पूरी की पूरी मोदी सरकार के साथ थी। तमाम विपक्षी दल जो है वो मोदी सरकार के साथ थे, जबकि मोदी जी जितनी भी बैठक हुई है सर्वदलीय बैठक, उसमें एक मीटिंग में भी मोदी जी नहीं आए। इस बात से आप समझ लीजिए। दूसरी बात यह है, इस बात का सरकार को स्पष्ट बयान देना चाहिए। लगातार गफलत वाली बातें हो रही हैं। अभी 6 घंटे पहले ही मध्य प्रदेश के जो रीवा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अब उन्होंने एक नया बयान दे दिया कि ये तो यूनाइटेड नेशन के दखल के कारण जो है वो सीज फायर हुआ है। एक सवाल मोदी जी कुछ कह रहे हैं, अमित जी विदेश विभाग कुछ कहता है, इनके विधायक सांसद कुछ कहते हैं। अमित जी, चूंकि समय की सीमा लिमिट है, एक सवाल मैं शर्मा जी आपसे ले लेता हूं कि ये निश्चित तौर पर केवल पराक्रम का ही मामला नहीं है, इसमें सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और जो उपकरण, जो स्वदेशी तकनीक से जो भारत ने विकसित की है, वो सक्सेसफुल रहे। निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सक्सेसफुल रही। और फिर इसमें एक बात जरूर मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, यद्यपि वो आपका प्रश्न नहीं है। ऑपरेशन प्रहार, जो सिंदूर प्रहार है, ऑपरेशन सिंदूर, उसके पहले भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने फुल राइट सेना को दे दिए थे। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकली सरकार एक कदम पीछे हटी, उन्होंने सेना को आगे किया। अब कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, हमको उस बात पर भरोसा नहीं करना। सेना ने प्रतिदिन जो ब्रीफिंग की है, हमको उस बात पर ध्यान देना। कौन पॉलिटिकल आदमी क्या कह जाता है वो उसको कहने दीजिए, उस पर हमको चर्चा नहीं करना, क्योंकि ये बराबर कहा था कि हमने सेना को पूर्ण अधिकार दे दिए, सारा निर्णय सेना को लेना है। अब सेना ने निर्णय लिया। क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि यह मामले में मोदी जी की इस मामले में तारीफ करूंगा, वो पॉलिटिकल क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो पीछे हटे और उन्होंने सेना को आगे किया। एक बात और कहकर के बात खत्म करता हूं। जहां तक कुछ और लोगों की टिप्पणियां हैं, निश्चित रूप से वो कुछ टिप्पणियां मूर्खता से भरी हुई हैं, लेकिन हमको, मैं गांव से आता हूं, हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि गमार की गारी और हंसी मिटारी। मुझे ऐसे लोगों को किनारे करना चाहिए। बिल्कुल किनारे। आप मुझे बताइए, राम जी पर टिप्पणियां उनके मुंह पर हुई हैं, कृष्ण जी पर हुई हैं, मोहम्मद साहब पर हुई हैं, तो सबको छोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, आप भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे लोगों को किनारे करना चाहिए, जनता भी उनको किनारे कर ही देती है। और ये पहली बार हुआ कि सेना के बारे में जानकारी 2 महिला अफसरों ने दी, ये भी दुनिया ने पहली बार देखा। तो चूंकि वक्त की बंदिशें हैं, ये चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए एनडीए एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए IND24। नमस्कार।